हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेज पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, या देखे होंगे सीटेट स्पेशल, यानी ये मैं बता दूं आपको कि सीटेट और यूपी टेट में भी काम करेगा, लेकिन सीटेट के लिए बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम जो होने वाली है आपको अभी, उसके पर्पज़ से लेकर के मैं आपको चैप्टर 2 सीडीपी का यानी बाल विकास का चैप्टर 2 लेकर के आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है बाल विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसका थ्योरी क्लास मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। जो 2 वीडियो है उसको आप नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप प्लीज़ जा कर के देख लेंगे। और यह क्वेश्चन आंसर सेशन है जो आपके लिए VVI है। आज तक जितना सारा क्वेश्चन 2 नंबर चैप्टर से पूछा गया है और पूछा जाएगा आगामी एग्ज़ाम में, सबको शामिल किया गया है। तो आप बने रहें इस वीडियो में और आप अंत तक इस वीडियो को देखें और आप जो है सो इससे अपना लाभ प्राप्त करें और अपने सीडीपी का ज्ञान को बढ़ाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है, तो आप जो है इनका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 2 व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, क्या है, 2 व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है दोस्तों, तो यह एक परिभाषा बेसिस क्वेश्चन है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यह जो है गेसल महोदय का है। गेसल महोदय चैप्टर में बताए हैं कि 2 व्यक्ति एक समान तो नहीं होते, परंतु उनका विकास का जो क्रम होता है वह एक समान ही चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यह जो है आंसर 2 नंबर इसका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम आपके सामने अगला क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, जो है 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती है, पहले से निर्धारित रहती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करती है या करता है? कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि कौन सा विकास की प्रक्रिया जो है सो आपको पहले ही निर्धारित रहता है, बालक में निश्चित रहता है, डिफिनिट रहता है। तो आप जो है ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, पहला आपको कह रहा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे, क्या कहता है कि एक एक करके विकास होता है। अब है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि बालक में निरंतर विकास होते चला जाएगा, रेगुलर। अब आगे कह रहा है विकास की दिशा, ठीक है दोस्तों, का सिद्धांत, यानी विकास की दिशा का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में है। आगे कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो 4 ऑप्शन पढ़ लिए, आपका आंसर जो है सो कौन सा होगा आप बताइए। तो आप जो है क्वेश्चन को गौर करते हुए देखेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है आपको विकास का जो दिशा है इसका सिद्धांत बताता है कि विकास किस दिशा में होगा बालक में, या पहले से डेफिनिट रहता है सभी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है स्क्रीन पे, जो कि आप देख रहे हैं। थोड़ा जूम कर दूं मैं इसे। ठीक है दोस्तों,
तो देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आपको कह रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, यानी बालक का जो विकास होता है उसको प्रभावित कौन कौन सा कारक कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल आंतरिक कारक। ठीक है दोस्तों, केवल बाह्य कारक, आंतरिक व बाह्य दोनों कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब समझिए, आंतरिक कारक से भी विकास बाधित होता है और बाह्य कारक से भी विकास बाधित होता है। कहिए कैसे? तो दोस्तों ऐसे होता है, अगर माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो बालक पे उसका दुष्प्रभाव तो पड़ना आवश्यक है और पड़ेगा ही, तो वहाँ न विकास उनका जो है सो बाधित होगा ही होगा। उसके बाद है बाहरी, जैसे वातावरण में जैसा वातावरण रहेगा वैसा विकास करेगा बालक, तो यहाँ भी होगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों, सो 3 नंबर आंसर बन जाएगा दोनों कारकों से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर जो आपके बोर्ड पे लग गया है, यह थोड़ा बड़ा है तो इसको हम जो है सो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए। चलिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या कथन है तो पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है बाल मनोविज्ञान, ठीक है दोस्तों, के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति, समस्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सही बात है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है, ये भी सही बात है। तो आपका दोनों सही बात है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बालक का व्यवहार, रुचि, स्थिति, समस्या सब कुछ का अध्ययन बाल मनोविज्ञान से होता है। उसके बाद बालक को व्यक्तित्व विकास यानी व्यवहार में जो विकास होता है व्यक्तित्व का, उसका भी बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं हम लोग, सहायता करता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका आंसर 3 नंबर हो गया। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, तो बताएंगे आप इसका आंसर। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु तक चलती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंसा रहा है। एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करता है, कहिए कैसे? तो बालक में एक एक करके विकास होता है ना, पहले एक दांत निकलता है फिर जाकर के अधिक सारे दांत निकलता है, या पहले बालक जो है सो धीरे धीरे हाथ पे नियंत्रण करके फिर उंगली पे नियंत्रण करता है, सर पे नियंत्रण होता है, फिर खड़ा होना स्टार्ट होता है, तो ये क्रम में चलता है। पिछले क्वेश्चन में हम आप लोग पढ़े हैं। तो तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 और 2। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 यानी तीसरा नंबर आंसर आपका बन गया। चलिए अब हम चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहा है, और मैं आपको यह विश्वास दिला दूं दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन सेशन पूरा कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा सीटेट एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, यह 2 वीडियो है, आपको पहला ये है, उसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा, 20-22 क्वेश्चन का आपका सीरीज रहेगा, और यह दोनों वीडियो इस चैप्टर के लिए पूरा महत्वपूर्ण है, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता है, यह मैं दावा के साथ कहूँगा। और अंत में मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगा इसमें, ठीक है दोस्तों, जिसका पूरा आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड वीडियो में आपको आंसर मिलेगा, या इसके लास्ट में भी देखूंगा, अगर होगा तो दे दूंगा। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका 9 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। और इसी दरमियान मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके क्या डॉट यानी खाली स्थान के अनुरूप करता है। तो खाली स्थान में क्या हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसमें क्या इनपुट होगा, तो ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, विकास की क्रम एक रूपता का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत,
परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके किसके अनुसार, तो व्यक्तित्व विभिन्नता के अंतर के अनुसार ही होता है। कहिए कैसे, तो प्रत्येक बालक का जो विकास है अलग अलग होता है ना, एक समान तो सबका नहीं है। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के लोग हैं और व्यक्तित्व विभिन्नता यानी व्यक्तित्व अंतर होता है, सबका विकास का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है जो बोर्ड पे लग चुका है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपको कह रहा है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। तो किसका जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए, आपको पहला जो है तो आपको समझना है कि क्या CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो है तो इसमें साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहा जाता है। तो पहले मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता था, मनोविज्ञान का अर्थ होता था आत्मा का अध्ययन, सबसे पहले प्राचीन में। ठीक है, आत्मा। इसके बाद आपको बदल करके हो गया मन का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जो है ये दोनों छुप गया है, अब क्या होता है व्यवहार का अध्ययन। क्या होता है दोस्तों, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन। तो आपके सामने में क्वेश्चन है, क्या पता रहना चाहिए बालक का, तो व्यवहार के बारे में शिक्षक को जानकारी रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आप देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लग गया है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख जाए। चलिए, तो दिख रहा है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे, 8वां नंबर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो 8वां नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए यानी आप मिलान करना है। तो आप देखेंगे इसमें कह रहा है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, बताइए आप क्या है। शरीर के अंगों के एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया बालकों के विकास एवं वृद्धि उनकी व्यक्तित्व अंतर के अनुरूप होती है, ये भी नहीं होगा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु, ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान क्या कहता है कि व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए बालक का। तो 1 का 4 हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें ढूंढेंगे, नीचे ढूंढेंगे कि 1 का 4 कौन सा आंसर ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 में है नहीं, 3 में है नहीं, यहाँ पे 4 में है नहीं, यहाँ पे 2 में है, तो 2 पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और ऑप्शन मिला लेंगे। अब बी क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत में क्या होता है, तो निरंतरता के सिद्धांत में होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है दोस्तों, अब व्यक्तित्व विभिन्नता का अंतर क्या कहता है, व्यक्ति में अंतर होता है, उसके वृद्धि के अनुसार होता है। एकीकरण का कहता है शरीर के अंग को एकीकृत करने पर प्रक्रिया देता है। तो इस तरह से आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग चुका है। तो कह रहा है आपको निम्नलिखित कथनों के बारे में, ठीक है दोस्तों, विचार कीजिए यानी आप बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित कथन के बारे में, चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित कथन कह रहा है कि बालकों के आनुवांशिक गुण और वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। अब समझिए, कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है सामाजिक आर्थिक स्थिति बालक के विकास को अवरोध का कार्य करती है, ये भी करती है। अब विकास की प्रक्रिया समान से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है, ये भी करती है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब तीनों सही है आपके सामने तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आप अगर नहीं अभी तक क्वेश्चन देख पाए हैं तो थ्योरी क्लास उसको देखिए जा करके, आप फिर पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जो है सो टोटल हमको लगता है 20-22 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन, तो समय आपको यही 25-27 मिनट जाएगा। आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में और अंत में आप पाएंगे कि नहीं मैंने यह बहुत बेहतरीन से क्लास को किया है और समझा भी है। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश भी करता हूँ। अब आपके सामने आया विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो पूछ लिया गया है सीटेट में। जैसे आप देखेंगे 11 में पूछा हुआ, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत बात है, चलने वाली है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत बात है क्योंकि अंतर संबंधित होती है। सभी विकास दर समान नहीं होती है, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कहता है विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं,
हमेशा विकास सीधा रहता है क्या? जी नहीं, वर्तुलाकार में भी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी भी चलती है, आगे की तरफ बढ़ के पीछे का भी अनुगमन करती है विकास। तो इस तरह से आपका आंसर 3 नंबर हो जाएगा कि दर जो है समान नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इसी का कारण है कि शैशवावस्था में तीव्र, बाल्या में मंद, फिर किशोरा के प्रारंभ में तीव्र, फिर मंद, इस तरह का अनुगमन करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप पे आधारित है। किस पे आधारित होता है? तो शरीर पे आधारित होगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित होगा। तो आपको देखते हैं, कह रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। अब समझिए, यहाँ पे शारीरिक हो सकता था, ठीक है, शिक्षण पद्धति हो सकता था, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत हो सकता था, लेकिन सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और सही है, कह रहा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्यों? क्योंकि विकास जब ही हुआ ना दोस्तों, लगाना तो विकास में ये सब बात आ गया, शारीरिक, शिक्षण, शिक्षण के सामाजिक, सारे बात समा गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ना ऑप्शन हम लेंगे कि जिसमें एक ही में सब कुछ समा जाए, नहीं तो 3 आंसर लेना पड़ता, ऑप्शन है नहीं। इसीलिए आपको जो है यहाँ पे 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है, और जो भी सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है? तो नहीं है हमको लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता होता है बालक में, तो ये तो है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होता है बालक में, ये भी है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये मनोविज्ञान का काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, सानिध्य संगति की आवश्यकता, ये भी होता है साथ साथ की आवश्यकता। तो आपको तो सही वाला लेना ही नहीं है, जो गलत है उसका वो ना हमको लेना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया है नहीं है, तो नहीं वाला आंसर लेना है। तो नहीं वाला आंसर जो है आपको 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी विकास कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो किससे संबंधित होगा? आप देख करके बताइए। अंतः संबंधित सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब समझिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विकास कंटिन्यू चलेगा, जन्म से शुरू होकर जब तक मर नहीं जाएगा व्यक्ति तब तक होगा। इसीलिए कहते हैं गर्भ से लेके कब्र तक का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकीकरण का सिद्धांत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा है स्क्रीन पे। कह रहा है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बिल्कुल सहायता करता है। अब क्या? तो ऑप्शन पढ़िए, ये सीटेट जुलाई में पूछा हुआ है 11 में। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना, कोई ज़रूरत नहीं है शिक्षक के लिए। क्या उसका आर्थिक पृष्ठभूमि है, यह पहचान करके शिक्षक क्या करेंगे? हाँ, उसके व्यवहार के बारे में जानना है, आर्थिक स्थिति जानेंगे, कौन धनी कौन अमीर है, तब पढ़ाएंगे। ये कैसा पढ़ाई? ये कतई नहीं होगा, क्योंकि समाज बेसिक शिक्षा आपको कहता है, आगे चैप्टर में देखेंगे कि सब प्रकार, भारत जो है विविधता का देश है, नहीं दोस्तों, यानी विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और सबको हमको शिक्षित करना है, तो शिक्षक को इससे लेना देना नहीं है। अब कह रहे शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों पढ़ाना चाहिए यह आप कैसे निर्धारित करेंगे? अब है शिक्षकों विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये काम आपका हो सकता है कि शिक्षक का जो है सो सीखने का अधिगम शैली जो है सो विभिन्न रूप से प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावी रूप से संबोधन करने में। आप एकदम ऐसे अपना एफर्ट दें, अपना ऐसे दें कि बच्चा पूरी सीख पाए उस चीज़ को, शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर को पहचानने में। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 नंबर आंसर होगा कि बच्चा को ऐसे आप बनाइए कि सब कुछ में आपको जो है सो उसको बेहतर लगे और प्रभावशाली रूप से आप उसको कीजिए काम को। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग रहा है। कह रहे मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का विकास सिद्धांत नहीं है? तो सिद्धांत पे तो आधारित है ही मानव का विकास, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमिता का सिद्धांत, ठीक है, प्रतिवर्ती का सिद्धांत, समान से विशिष्ट का सिद्धांत, निरंतरता का। तो समान से विशिष्ट पढ़े हैं, निरंतरता पढ़े हैं, प्रतिवर्तता क्या होता है दोस्तों?
प्रतिबद्धता भी पढ़े हैं आप, नहीं पढ़े हैं। अनुक्रमिक तो होता है, उसके अनुसार क्रम में तो होता है, लेकिन प्रतिबद्धता यहाँ पे नहीं होता है। आगे का ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, सिद्धांत में कहीं भी नहीं। आप पढ़ेंगे चैप्टर थ्योरी हम पढ़ाए हैं 2 नंबर, तो आप उसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको नहीं वाला आंसर चूज करना था, जो 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चिंतवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको लाएंगे चिंतवृत्ति में। ठीक है दोस्तों, चिंतवृत्ति में नहीं है मतलब वो चिंतन उसका जो अभी है सो वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। कर सकते हैं, बाध्य करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती थोड़ी ना आप करवा सकते हैं उसको, उसके रुचि के अनुसार काम करना पड़ेगा। अब कह रहे उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कह देंगे, ये तो कतई गलत बात है। कैसे कह सकते हैं आप? उसका मतलब है विद्यार्थी आपको अध्ययन में रुचि नहीं ले रहा है, सीखने में। इसका मतलब है कि शिक्षक में कुछ कमी है। शिक्षक ऐसे तरकीब को अपनाए, ऐसे कौशल को अपनाए विद्यालय में, ताकि बच्चा आकर्षित होकर के उनके बात को सुने और समझे, सीखे। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि आजकल का शिक्षा आपको कहा गया है प्रगतिशील शिक्षा में, आगे देखेंगे 6 नंबर चैप्टर में कि प्रगतिशील शिक्षा कहता है आपको कि शिक्षा जो है, ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के अनुरूप होना चाहिए। चलिए, चेतावनी देंगे कि वे आवश्यक अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। ये तो डराना हो गया भाई साहब, ये तो धमकाना हो गया, ऐसी बात नहीं हो सकती है। चलिए, अब कहता है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचि पूर्ण चीज़ें बताएंगे। हाँ, ये बात हो सकती है कि उनके रुचि का ध्यान रखेंगे कि क्या उनको रुचि लगेगा और हम विषय को कैसे उनके सामने रखें ताकि उनको रुचिपूर्ण लगे और वो सीखे, मेरे बात को समझे। ये एक शिक्षक की गुण होनी चाहिए बच्चा को चिंतवृत्ति में लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर देंगे वीडियो को, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है आपको 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कह रहा है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और बाल मनोविज्ञान यही सिखाता है कि बालक के अनुसार हमको चलना है, उसके चित्र के माध्यम से सिखाना है। यह आपको यूपी टेट 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है आपको यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, बच्चों को आत्म प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों को व्यवहार के समझने के लिए शिक्षक को क्या है, शिक्षक को सहायता प्रदान करती है। तो ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाल मनोविज्ञान जो है हमको यही सिखाता है कि बालक का व्यवहार को जानना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सही ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है स्क्रीन बोर्ड पे, जो यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कह रहा है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? तो अध्यापन विषय का, जो आप विषय पढ़ाते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का, ये भी सही बात है। शिक्षा संहिता का, ये भी सही बात है। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अब देखिए, यह जो 3 बात हमने ऊपर में पढ़ा ऑप्शन में, ये चारों बात इस 4वां नंबर 4था नंबर ऑप्शन में समाया हुआ है। अध्यापन का, विषय का और बाल मनोविज्ञान का। तो आपको तो यही बात है ना, शिक्षा संहिता का यही तो बात है, यही तो हमको लेना है। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ इसमें समा गया। चलिए अब 19 नंबर कहता है, आपके सामने है बोर्ड पे लगा हुआ क्वेश्चन, देख रहे होंगे आप, जो रीट में राजस्थान टेट में जुलाई में पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है, कि रुचि के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। हो सकता है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी बात सही है। रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती है, ये हो सकती है। यानी अभिक्षमता मतलब प्रेजेंट समय में योग्यता और अभिक्षमता के अनुसार नहीं भी हो सकती है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का क्या है, कह रहा है प्रतिबिंब नहीं करती है, जबकि दोस्तों करती है।
रुचि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहार को बदल देता है लोगों को। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अभिवृत्ति, प्रेजेंट टाइम में जो आपका अभिवृत्ति है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति योग्यता का परिचय जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, हो सकता है। अब आगे भी इसको देखते हैं। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई साहब उपरोक्त में से है, 4 तो होगा नहीं। अब आगे समझिए अभिवृत्ति क्या है। तो एक भावात्मक प्रवृत्ति अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया एकदम हो सकता है। आपका जो अभिवृत्ति है प्रेजेंट टाइम का, आप पसंद करें किसी चीज़ को नहीं करें, आप अनुभव के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मनोविज्ञान, ठीक है दोस्तों, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो यह भी परिभाषा है और याद रहना चाहिए आपको, यह स्किनर महोदय का है। ठीक है दोस्तों, VF स्किनर, जो बिहार टेट में पूछा गया है। अब कह रहे हैं आपके सामने 22 नंबर, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए आपसे पूछ दिया ना, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, और हम आपको पहले बताए थे कि आत्मा का अध्ययन पहले हुआ करता था प्राचीन में, उसके बाद मन का अध्ययन हुआ करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है दोस्तों, आपको हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि व्यवहार का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। अभी के समय में आधुनिक टाइम में मनोविज्ञान का मतलब है व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए कह रहे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, मानव व्यवहार का अध्ययन से है। कैसे नहीं है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन से। भाई साहब ये भी है, सीखने के तरीके से एकदम सही है। ये भी संचार माध्यमों का अध्ययन, ये मनोविज्ञान नहीं कहता है कि संचार माध्यम का अध्ययन भी हम करवाते हैं, जी नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका जो है सो यह चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 23 नंबर तक हो चुका है, और कुछ क्वेश्चन 20, 22 या 23 और भी बची हुई है, जो मैं आपको सेकेंड वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें आपको मैं आंसर भी टोटल क्वेश्चन का दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सबों को धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मस्त रहे, और छठ दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हंसी खुशी से मनाएं सभी। ठीक है दोस्तों, और आप अपना तैयारी में भी जुटे रहें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए अब जो है, अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों जो कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबा के शेयर भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।